वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में। ये आरओ 2023 के एग्जाम के लिए आर्ट एंड कल्चर सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन, उनकी उत्पत्ति स्थल और उनकी विशेषताएं। इसके बाद एक दो टॉपिक और है हमारे छोटे छोटे जिनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया खुर्जा मृदभांड, ये उत्तर प्रदेश के हैं और रंगीन और मजबूत होते हैं। घरेलू जो है इनको बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि घर में ही इनको बनाया जाता है, घर के कामों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। काले मृदभांड आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं और ये विशेष गहरे रंग के होते हैं। नीले मृदभांड जयपुर राजस्थान के हैं और ये ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि नीले मृदभांड कहाँ पर बनाए जाते हैं। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी से बनने वाले जो बर्तन हैं उनको मृदभांड कहा जाता है। तो नीले मृदभांड कहाँ के हैं? जयपुर राजस्थान के। काले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं। खुर्जा मृदभांड कहाँ पर उत्पत्ति हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। और यहाँ पर जैसे कि नीले मृदभांड है मुल्तानी मिट्टी के बने होते हैं। कागजी मृदभांड जो होते हैं ये अलवर राजस्थान के बने हैं। और कोमल मृदभांड होते हैं, पतले और थोड़े भंगुर भी होते हैं, मतलब जल्दी टूट जाते हैं। पोखरन मृदभांड ये पोखरन के हैं, घरेलू वस्तुओं के लिए इनका यूज़ किया जाता है। डलगेट मृदभांड ये जम्मू और कश्मीर के हैं, विशेष शीशे के आवरण का इसमें यूज़ किया जाता है। कारीगरी मृदभांड ये तमिलनाडु के क्षेत्र में उत्पत्ति हुई थी इनकी। दक्षिणी अर्काट में विशेष केंद्र इनका होता है। सुराही अगर आपने देखी होगी तो लंबी सी गर्दन वाली होती है और इसमें पानी बहुत समय तक ठंडा रहता है। तो सुराही ये पश्चिम बंगाल का है और यहाँ सामान्य जगवियर इसको कहते हैं। इसके बाद काले मृदभांड अखरुल मणिपुर के भी होते हैं और एक काले आपको आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। ये जो यहाँ के हैं, जो मणिपुर के हैं, ये शीशे के आवरण में विशेष काला रंग इसमें होता है। गोपी चंदन ये सौराष्ट्र का है और मिट्टी की बनी कलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, विभिन्न वाद्य यंत्र हैं और उनसे जुड़े कलाकार हैं। संतूर है, संतूर कौन बजाता है? पंडित शिव कुमार शर्मा इससे संबंधित है और भजन सोपोरी इससे संबंधित है। बांसुरी से प्रश्न कई बार पूछा है एमपीपीएससी ने, तो 2-3 बार ये प्रश्न पूछ लिया है। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया इससे संबंधित है। पन्नालाल घोष भी इसी से संबंधित है। इसके बाद तबला वादक कौन कौन है? तो ये हमारे देश के तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, गुदई महाराज और फैयाज खां आदि ये सभी तबला वादक हैं। सरोद कौन कौन बजाता है? सरोद वादक कौन कौन है? अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, विश्वजीत राय चौधरी और हाफिज खां। अगला दिया गया सहनाई। सहनाई का बिस्मिल्लाह खां कई बार पूछे जा चुके हैं। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन और दयाशंकर। ये आरओ यारो वगैरह में पूछे जाते हैं। एओ का पेपर हुआ, आरओ यारो का पेपर हो गया, लेखपाल का पेपर हुआ, इन सब में ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला दिया गया सितार। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खां, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। और इसके बाद है सारंगी। तो सारंगी कौन कौन बजाता है? शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। बीना कौन कौन बजाता है? पंडित विश्व मोहन भट्ट, अय्यागरी, श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी आयंगर और एस बालचंद्रम, कल्याण कृष्ण भागवतार ये सभी बीना बजाते हैं। इसके बाद रुद्र बीणा, इनसे संबंधित कौन है? जिया मोइनुद्दीन ढकर, अशद अली खान, उस्ताद शादिक अली खान आदि। मोहन बीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये मोहन बीणा के आविष्कारक भी हैं। अगला दिया कि घटम। घटम के वादन कौन कौन करता है? TH विनायकराम और EM सुब्रमण्यम। मृदंगम कौन कौन बजाता है? पालधार रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, KV प्रसाद और SB राजा राव, उमल यापूरम शिवरामन आदि ये सभी मृदंगम बजाते हैं। अगला नाम दिया गया मैंडोलिन। मैंडोलिन कौन कौन बजाता है? U श्रीनिवास। सुरविहार में एक नाम याद रखना है अन्नपूर्णा देवी और गिटार का एक नाम याद रखना है ब्रजभूषण काबरा। अब गिटार तो ऐसे बहुत लोग बजाते हैं, लेकिन जो फेमस लोग हैं, फेमस कलाकार हैं जिनके एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मंदिर वास्तुकला। तो मंदिर की 3 वास्तुकलाएं होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इसको देख लीजिए। नागर शैली में कौन कौन से भाग हैं? पाल शैली, उड़ीसा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी, ये सब नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ के अंतर्गत दक्षिण भारत की जो मंदिर शैलियाँ है, मंदिर वास्तुकला है, उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। इसमें पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर और नायक शैली आती है। बेसर दक्षिण भारत और उत्तर भारत की
मिक्सचर वाली कला है, मतलब दक्षिण, इसमें कुछ नागर शैली के तत्व हैं, कुछ दक्षिणी द्रविड़ शैली के तत्व हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आएंगी? राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल। ये जो मंदिर निर्माण कला है ये वेसर शैली के अंतर्गत आती हैं। और नागर शैली उत्तर भारत की है। तो इनका एक वर्गीकरण दिया गया है, छोटा सा है, इसको एक बार ही थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला टॉपिक है लोकनाट्य। तो लोकनाट्य यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले दिया गया है विदापद। ये बिहार मिथिला के क्षेत्र में प्रचलित है। तो विदापद वी से याद रखें, वी फॉर विदापद, और विदापद बिहार मिथिला का है। दास कठिया एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ का है? उड़ीसा का है, और उड़ीसा में ही पाला भी है। ये दोनों ही लोकनाट्य हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी याद रखें कि कौन से लोकनाट्य हैं, कौन से लोक नृत्य हैं। आपने जैसे अभी लोकनाट्य देख लिया, इसके बाद अगला वीडियो आप देख लें लोक नृत्य का, जो आपके पहले कराए जा चुके हैं। तो आपको डिफ्रेंसिएशन जो उसमें है वो पता चल जाएगा कि कुछ नाम शायद हो सकता है मिलते जुलते भी मिल जाए, लेकिन आपको इनको क्या है, अलग करने को पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक आपको 4 आपको लोकनाट्य दे देंगे, एक आपको लोक नृत्य का नाम दे देंगे, या फिर लोकगीत दे देंगे। तो वो अलग करना पड़ेगा, वो छांटना पड़ेगा। ऐसे वाले प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। तो पाला और दसकठिया याद रखें, उड़ीसा के हैं। ख्याल राजस्थान का है। रम्मत एक नाटक है, ये बीकानेर राजस्थान में ही प्रसिद्ध है। भंडैती एक नाटक है, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। और अंकिया नाट, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, असम का है। नुआला कहाँ का है? चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश। करियाला एक लोकनाट्य है, हिमाचल प्रदेश का ही है। जशन एक लोकनाट्य है जो कि कश्मीर में प्रचलित है। गवटी एक लोकनाट्य है जो कि मेवाड़ राजस्थान में प्रचलित है। और करवंजी एक लोकनाट्य है जो कि तमिलनाडु में प्रचलित है। तो यहाँ कुछ लोकनाट्य दिए गए थे। इसके बाद अगला टॉपिक है मदुरई मीनाक्षी मंदिर। तो इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो कि तमिलनाडु के मदुरई शहर में बैगई नदी के तट पर अवस्थित है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, जो कि पार्वती का एक रूप कही जाती है, और भगवान शिव के एक सुंदर रूप सुंदरेश्वर को समर्पित है। तो यहाँ पर सुंदरेश्वर जी की मूर्ति है जो कि मीनाक्षी, पार्वती और भगवान शिव का एक रूप है। इसके बाद यह मंदिर 2500 साल पुराना है और मदुरई शहर की आत्मा और जीवन रेखा कहा जाता है। मदुरई शहर का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पांड्य राजा कुलशेखर के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में है। तो तमिलनाडु राज्य भी याद रखिए, हो सकता है तमिलनाडु राज्य पूछ लें या फिर मदुरई भी पूछ सकते हैं। तो दोनों चीजें याद रखनी है। इसके बाद स्थापत्य का स्वर्णकाल नायक राजाओं के समय आया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नायक राजाओं ने ही करवाया था, इनके समय में ही हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर किसकी मूर्ति है याद रखें? मीनाक्षी, और भगवान शिव के रूप सुंदरेश्वर की यहाँ पर मूर्ति है। इसके बाद चिथिरई महोत्सव। चिथिरई महोत्सव के बारे में कुछ तथ्य दिए गए, इसको देख लीजिए। यह महोत्सव तमिलनाडु के दक्षिणी भाग मदुरई में ही आयोजित करवाया जाता है और अनेक राज्यों एवं महाद्वीपों से लोग यह समारोह देखने आते हैं। कोडियट्टम नामक ध्वज यहाँ पर फहराकर इसका शुभारंभ होता है। आमतौर पर इसका आयोजन तमिल पांचांग के रीति रिवाजों से अप्रैल मई माह के अंदर 12 दिनों के लिए किया जाता है। भगवान शिव सुंदर का रूप, मतलब दूल्हे के रूप में आते हैं। भगवान शिव सुंदर वर यानी दूल्हे के अवतार में सुंदरेश्वर कहे जाते हैं, और माता पार्वती जो है भगवान विष्णु की बहन मीनाक्षी के रूप में दर्शाई जाती हैं। यह शिव पार्वती विवाह समारोह का आयोजन होता है। तो चिथिरई महोत्सव शिव पार्वती के विवाह से संबंधित है, इतना याद रखना है, जो कि प्रत्येक वर्ष उत्साह से आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष से अब तक कोरोना महामारी के चलते बड़े पैमाने पर वैश्विक आयोजन तो प्रतिबंधित है, लेकिन स्थानीय लोगों से उत्साह से इसे मना रहे हैं। तो अब तो इसको मनाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कोरोना का पीरियड तो चला गया, लेकिन कोविड के टाइम ये एक जो था कि भीड़ भाड़ वाला, जैसे कोई भी धार्मिक महोत्सव मनाए जाते हैं, कोई उत्सव होता है तो भीड़ भाड़ होती है, तो उस समय इसको थोड़ा बंद कर दिया था। तो चिथिरई महोत्सव से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह होता है, दूसरा कहाँ पर होता है? ये मदुरई में ही होता है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। और 12 दिनों के लिए इसका आयोजन होता है अप्रैल मई के माह में। तो यहाँ पर हमने 2-3 छोटे छोटे टॉपिक देखे। इसके बाद हम स्थापत्य कला शुरू करेंगे। तो यहाँ पर स्थापत्य कला की कुछ शब्दावलियाँ देख लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम मंदिर स्थापत्य पढ़ेंगे। तो जैसे स्थापत्य कला से संबंधित एक बिहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के आवास गृह कहलाते हैं, और ये पूछा गया है कि बिहार किसको कहते हैं, चैत्य किसको कहते हैं? तो बिहार कहते हैं आवास गृह को, जो आवास रहने का स्थान है उसे बिहार कहा जाता है, और जो मंदिर होते हैं उनको चैत्य कहा जाता है। इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से पहाड़ों को काटकर किया जाता था।
सामान्य आकार से बड़े विहार को महाविहार कहा जाता था, जैसे गुप्त काल में निर्मित नालंदा महाविहार। चैत्य क्या कहलाते हैं? बौद्ध और जैन गुहा मंदिरों को चैत्य कहा जाता है। स्तूप किसको कहते हैं? गोल आधार पर बने ठोस गुंबदाकार स्वरूप को स्तूप कहा जाता है। इस प्रकार से बना होता है और इसके ऊपर आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक छाता और दंड भी होता है, जैसे सांची का स्तूप है। पैगोडा किसे कहते हैं? तो बौद्ध स्तूपों को और परतदार आकृतियों में बने स्तंभों के स्थापत्य के लिए यूरोपीय लोगों ने एक पैगोडा शब्द का इस्तेमाल किया है। अगला दिया गया गॉथिक शैली, ये क्या कहलाती है? तो ये मध्ययुगीन यूरोप की वास्तु शैली है। इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। यूरोप के बहुतायत चर्च इसी शैली में बने हैं और भारत में भी चर्च का निर्माण के लिए सबसे प्रचलित स्थापत्य शैली है। तो गॉथिक शैली चर्च निर्माण से संबंधित है, इतना याद रखना है। इसके बाद है इंडो सार्सेनिक शैली। ये क्या होती है, इसके बारे में जानिए। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में यह वास्तुकला विकसित हुई थी और इसमें भारतीय वास्तुकारों ने प्राचीन और मध्यकालीन वास्तुकारों से स्थापत्य की विशेषताओं को ग्रहण किया। तो पुरानी कुछ जो विशेषताएं थी उनको ग्रहण कर लिया प्राचीन और मध्यकालीन, और फिर एक नई कला का निर्माण किया जिसको इंडो सार्सेनिक शैली कहा जाता था। तो यहाँ पर हमने स्थापत्य की कुछ शब्दावलियां देखी। अगला टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख मंदिर। तो ये हम पढ़ेंगे कौन सा मंदिर किस राज्य में, इससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है कंप्लीट होने वाला है। कुछ पार्ट्स इसके और बचे हैं जो कि आपके 1-2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज ये कॉन्टैक्ट नंबर दिएगा, इन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज सारा कुछ अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं आरओ के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।